All the defense lovers and competitive exam aspirants may subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ASV डिफेंस हिट्स में। मेरा नाम है आनंद सिंह वेस्ट एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। अपनी आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हम लोग साइबर हमले से बचने के लिए तैयार हैं या फिर इंडिया साइबर सिक्योरिटी के मामले में कहाँ स्टैंड करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इज़राइल आजकल इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। सो आपको बस इतना बताना है कि इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है। सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल. Answer will be provided at the end of the video. So without wasting any time, let's start. Recently, International Institute for Strategic Study ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया की मैक्सिमम साइबर जो पावर है ये पाकिस्तान की तरफ फोकस्ड रहती है, जबकि हमारे ऊपर जो मैक्सिमम हमले होते हैं यानी साइबर हमलों की मैं बात कर रहा हूँ वो चाइना की तरफ से होते हैं। एंड इसके लिए भी मेनली ये रीज़न है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमारा जो फोकस है इनिशियली वो पाकिस्तान पे ही रहा है हमेशा से। एंड इसीलिए हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं मींस मेनली जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सब इंस्टीट्यूशंस उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो मेन फोकस है हमेशा पाकिस्तान की तरफ बना रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो इन इंस्टीट्यूशंस का जो माइंडसेट होता है या फिर इनकी स्ट्रैटेजी अगर मैं बात करूँ उन्हें चेंज होने में भी टाइम लगता है। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो वो है कि चाइना और पाकिस्तान को दो अलग अलग एंटिटीज़ के रूप में देखना, जबकि अगर हम एनिमी कंट्रीज़ की अगर बात करें तो हमें इन दोनों को एक एंटिटी के रूप में देखना पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारे काम जो होता है चाइना खुद डायरेक्टली ना करके वो पाकिस्तान के थ्रू करवाता है, एंड इसलिए हमारा जो फोकस होता है वो पाकिस्तान पर ही बना रहता है। रिसेंटली इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग के सामने आया जब पाकिस्तानी PM ने चाइना विज़िट किया था। वहाँ उन्होंने चाइना की जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उन्हें एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा या फिर कहूँ लिटरली कंप्लेंट किया कि USA ने उन पर कितना प्रेशर बनाया कि वो चाइना से अपने रिलेशंस को ख़त्म कर दें या फिर वो लोग कम कर दें। बट पाक PM ने ये क्लियर कहा कि उन्होंने इसके लिए उन्हें क्लियरली मना कर दिया या फिर ये कहा कि हम उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। सो अगर इस बात को एक लिटरली देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनल फोरम पे अगर किसी कंट्री का PM किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट इस तरह की बातें बोलता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे कितना है। सो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज की डेट में जो है सिर्फ एक पपेट बन के रह गया चाइना का। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की तो वो एक ऐसी कंट्री है जो अपनी आर्मी में या फिर यूँ कहूँ कि अपने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फोकस करके चलती है। उनकी जो फॉरेन स्ट्रैटेजी होती है उसका भी मेन फोकस डिफेंस के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, जबकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी क्लोज रहती है। मीन्स वो ओपन वहाँ क्या चल रहा है यहाँ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अलर्ट रहें हमेशा, क्योंकि हमारे जो दोनों नेबरिंग नेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल रहते हैं। एंड स्पेशली जब इनकी आर्मी नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में ज़्यादा बिलीव करती है। नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका ग्रे जोन ऑपरेशन। ग्रे जोन ऑपरेशन से ये मतलब होता है कि बेसिकली जब कोई आर्मी खुद लड़ाई ना करके किसी और के थ्रू दूसरी कंट्री पे अटैक करवाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने पाकिस्तानी आर्मी है, क्योंकि ये खुद तो इंडियन आर्मी का मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए ये टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं या फिर उन्हें स्पॉन्सर करते हैं कि वो हमारी आर्मी या फिर सिविलियंस पे अटैक करें। जबकि वहीं मैं अगर बात करूँ चाइना की तो ये लोग कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच अपनाते हैं। ये बेसिकली अपनी कैपेबिलिटीज़ को छुपाने में बिलीव करते हैं या फिर नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर से मेरा मतलब है कि जैसे हैकर्स वगैरह का इस्तेमाल करना। बेसिकली वो इनको स्पॉन्सर करते हैं ताकि अगर उन्हें किसी भी एनिमी कंट्री पे कोई किसी तरह का अटैक कराना तो वो इनके थ्रू करवाते हैं। एंड बाई चांस ये चीज़ अगर इंटरनेशनल मीडिया में आती भी है तो सिंपली मना कर देते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया ही इतनी बड़ी है कि इसमें कौन कहाँ बैठ के क्या कर रहा है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस मामले में हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जो स्पेकुलेशंस है कि जो चाइनीज़ वायरस का ओरिजिन है ये वुहान लैब से हुआ था। इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसका पता जो है हमारे इंडियंस ने लगाया था, वो भी इंडिया में रहते हुए। सो ऐसा नहीं है कि इस मामले में हम काफ़ी पीछे हैं, बट द सैड पार्ट ऑफ दिस थिंग इज़ कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ का अभी तक ठीक से पता नहीं कि हमें किस तरह इसका यूज़ करना है, कि अपने पोटेंशियल को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना ज़रूरी है। एंड अगर आप देखते हैं तो पॉलिसी एरिया में साइबर वॉर पे आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी और ना ही हमारी आर्मी इसके लिए प्रॉपरली ट्रेंड है। हालांकि चाइना इस चीज़ में हमसे बहुत आगे है। अगर हम चाइना की बात करें तो वो बुलेट ट्रेन के ट्रैक बिछाने से लेकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने तक हमसे बहुत आगे हैं,
सो हमें उनसे कैचअप करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखते हैं कि इंडिया ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो साइबर अटैक्स होते हैं उन सबको भी अगर हम कंसिडर करें तो हमें ये पता चलता है कि साइबर अटैक करने के मामले में हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना ऑब्वियसली। ऐसे में इसका एक सॉल्यूशन जो है वो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारा अलायंस करना। बेसिकली इसमें जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ के साथ हम एक कॉपरेशन कर सकते हैं एंड इस फील्ड में कुछ उनसे एक्सपर्टीज़ गेन कर सकते हैं। लास्ट ईयर फाइव आइज़ ने भी ये डिक्लेयर किया था कि वो इंडिया, जापान एंड कुछ अदर एशियन नेशंस के साथ अपना कॉर्पोरेशन जो है एनहेंस करेंगे। बेसिकली फाइव आइज़ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है ऑफ 5 कंट्रीज़, नेमली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। इन्होंने एक यूके यूएसए एग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत ये सिग्नल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ये सिग्नल इंटेलिजेंस शेयरिंग के अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आपस में शेयर करते हैं। हिस्टोरिकली इसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एस्पियोनेज अलायंस माना जाता है। एस्पियोनेज मीन्स जासूसी, स्पाइंग वगैरह। इन सब के अलावा इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसे इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल है। एंड हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया और इजराइल के पिछले कुछ सालों में कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इजराइल को साइबर अटैक मामले में भी काफ़ी महारत हासिल है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइट्स पे, जो कि नॉर्मली सैटेलाइट से भी विजिबल नहीं होती थी, वहाँ पर इजराइल ने साइबर अटैक करवाया एंड जिसकी वजह से ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि ऑफिशियली इजराइल ने कभी इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बट इस तरह की स्पेकुलेशन से कि ये अटैक इजराइल के थ्रू ही हुआ था। एंड इसके अलावा हम यूएसए से भी सीख सकते हैं कि किस तरह अपनी ओपन सोसाइटी को साइबर अटैक से सिक्योर रखा जा सके। ओपन सोसाइटी आई मीन कि जहाँ डेमोक्रेसी हो। हमारी कंट्री ऑब्वियसली वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो उसे सेफगार्ड करना तो और भी मुश्किल काम हो जाता है। एंड वहीं हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना जो है इस तरह की कंट्री है, उसका जो माइंडसेट है वो इस तरह का रहता है कि वो जानते हैं कि अगर बॉर्डर पे वो किसी कंट्री से लड़ने जा रहे हैं एंड सामने वाली कंट्री भी उतनी ही पावरफुल है और उसे हैवी डैमेज दे सकती है, तो वो कभी भी बॉर्डर पे लड़ाई नहीं करेंगे। वो जनरली हैकर्स या फिर नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर वाले मेथड्स का ही इस्तेमाल करेंगे। एंड वो जानते हैं कि जो उनके अपोनेंट यानी जो उनके एनिमी कंट्री है उसका जो कमज़ोर पक्ष क्या है, उसका पता लगा कि वो वहाँ पे अटैक करने पे बिलीव करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये मैं कहूँगा कि एक सैड पार्ट है हमारे लिए कि साइबर डिफेंस के मामले में हमारी कंट्री थोड़ी कमज़ोर है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि हमारे जो डाटा सेंटर्स हैं वो ईजिली हैक हो जाते हैं, हमारी सरकारी साइटें हैक हो जाती हैं। लास्ट ईयर आपने देखा कि हमारे पावर ग्रिड्स, मुंबई की पावर ग्रिड्स में जो है साइबर हमले हुए हैं और कुछ हमारे PSUs हैं वहाँ पे भी हुए हैं। हमारे थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनकी कंप्यूटर्स जो है, उनके सिस्टम्स जो है हैक हो जाते हैं। सो साइबर डिफेंस के मामले में हमें कुछ वर्क करने की ज़रूरत है। इस मामले में हमारे सरकारी साइट्स और डाटा सेंटर्स एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। हालांकि मैं ये ज़रूर एडअप करना चाहूँगा कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है। मींस हमारा जो फोकस है वो अब मेनली चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे कि LAC पे हमने अपने ट्रूप डिप्लॉयमेंट करी है, यानी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 लाख ट्रूप्स हमने डिप्लॉय किए हैं, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दलाई लामा जी के बर्थडे विशिंग्स देना एंड ऑफिशियली इस चीज़ को ट्विटर पे ट्वीट करके हाईलाइट करना, ये सब चीज़ दर्शाता है कि किस तरह हम चाइना से अब उनको अपीस करने के लिए काम नहीं करेंगे, अब हम उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि साइबर वॉर के मामले में हमें वही लॉजिक अपनाना पड़ेगा जो कि हम न्यूक्लियर वॉर में अपनाते हैं, मींस न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करना। उसी तरीके से हमें एक साइबर अटैक के लिए यानी साइबर डेटरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। डेटरेंस मतलब होता है एक तरह का डर क्रिएट करना, मींस सामने वाली कंट्री भी हम पे अटैक करने से पहले हिचकिचाएगी, वो भी ये चीज़ सोचेंगे कि उन पे भी एक रिटर्न अटैक हो सकता है। एंड इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। रिसेंटली इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाने का प्लान किया है एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने स्ट्रैटेजिक कल्चर में चेंज लाने की ज़रूरत है। मींस हम हमेशा से डिफेंसिव रहें, मगर इस मामले में हमें अटैकिंग होना पड़ेगा। अटैकिंग होने से मेरा मतलब है अपनी साइबर अटैक की कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करना। एंड इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कुछ यंगस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हैकिंग अच्छे से जानते हैं। एंड आई थिंक इंडिया में जितने टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं उतने शायद ही किसी कंट्री के पास हो। सो बेसिकली ब्रिटेन एंड इजराइल जैसी कंट्रीज़ से हमें यही सब सीखने की ज़रूरत है,
क्योंकि वहाँ के कल्चर में जो उनके यंगस्टर्स होते हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है, इस चीज़ के लिए उन्हें एक एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है कि वो इस फील्ड में अपना टैलेंट दिखा सके। सो वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है एंड इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने व्यूज़ भी शेयर करें। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। आप कुछ ऐड अप करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अपनी ओर से कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, सो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अब हम आते हैं आंसर ऑफ द डे पे। सो इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। इसे 1949 में फाइंड किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर टेल अवीव इज़राइल में है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर कर लें। सो जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।